नमस्कार। चलिए आज भारतीय राजनीति के एक ऐसे दौर में चलते हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक ऐसा दौर जब कांग्रेस पार्टी का दशकों पुराना किला जो लगता था कभी नहीं हिलेगा, वो ढह गया और फिर एक बिल्कुल नए अंदाज में दोबारा खड़ा हो गया। जी हाँ, ये कहानी है कांग्रेस सिस्टम के सामने आई चुनौतियों और उसकी जबरदस्त वापसी की। एक सवाल है, कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई पॉलिटिकल सिस्टम जो दशकों से मतलब जनरेशन से एक देश पर हावी हो अचानक से बिखरने लगे, टूटकर गिरने लगे? 1960 के दशक में भारत के सामने बिल्कुल यही सवाल मुंह बाए खड़ा था। तो बार बार ये शब्द आ रहा है, कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस सिस्टम। आखिर ये है क्या चीज? देखिए, बड़ा सिंपल है। 1947 के बाद कागज पर तो भारत में कई पार्टियां थीं, एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी थी। लेकिन असलियत में कांग्रेस का दबदबा इतना ज्यादा, इतना जबरदस्त था कि पार्टी और सिस्टम में कोई फर्क ही नहीं रह गया था। केंद्र से लेकर राज्यों तक हर जगह बस एक ही नाम था, कांग्रेस। अब सवाल उठता है कि भाई कांग्रेस इतनी मजबूत थी कैसे? इसकी कई वजहें थीं। पहली, ये देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी थी। इसका संगठन, इसका नेटवर्क देश के कोने कोने में, गांव-गांव तक फैला था। दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह थी आजादी की लड़ाई की विरासत। वो एक इमोशनल कनेक्ट था। ऊपर से जवाहरलाल नेहरू जैसे करिश्माई नेता और समाज के लगभग हर वर्ग का समर्थन। इन सब ने मिलकर कांग्रेस को एक ऐसी पॉलिटिकल मशीन बना दिया था जिसे हराना नामुमकिन सा लगता था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। फिर आया 1960 का दशक, एक ऐसा दशक जिसे कई लोग खतरनाक दशक भी कहते हैं। और यहीं से कांग्रेस के इस अभेद्य मजबूत किले में दरारें दिखनी शुरू हो गई। इस दशक में मानो देश पर एक के बाद एक मुसीबतें टूट पड़ीं। सबसे पहले मई 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू का निधन हो गया और देश में एक लीडरशिप वैक्यूम, एक बड़ा खालीपन आ गया। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कमान संभाली, लेकिन उनके सामने भी चुनौतियां कम नहीं थी। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध और उसी वक्त मॉनसून की विफलता के कारण देश में भयानक सूखा और अकाल। और जैसे इतना काफी नहीं था, जनवरी 1966 में ताशकंद में शास्त्री जी का भी अचानक निधन हो गया। आप सोचिए, पूरा देश एक अनिश्चितता के भंवर में फंस गया था। और इन्हीं दो बड़ी चुनौतियों, मतलब एक तरफ सीमा पर जवान लड़ रहा था और दूसरी तरफ खेत में किसान सूखे से, इन्हीं से निपटने के लिए शास्त्री जी ने देश को वो अमर नारा दिया जो आज भी हमारी रगों में दौड़ता है, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस मुश्किल वक्त में पूरे देश को एक साथ जोड़ने वाला एक मंत्र बन गया था। अच्छा, शास्त्री जी के निधन के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और फिर आया साल 1967, देश के चौथे आम चुनाव का साल। और ये कोई आम चुनाव नहीं थे, ये भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूचाल लाने वाले थे, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाले थे जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हां, आपने सही सुना, एक राजनीतिक भूकंप। जब नतीजे आए तो पूरा देश हिल गया। जो कांग्रेस सिस्टम दशकों से चट्टान की तरह खड़ा था, उसकी नींव बुरी तरह हिल चुकी थी। तो हुआ क्या था? देखिए, आंकड़े वाकई चौंकाने वाले थे। हाँ, ये सच है कि कांग्रेस जैसे तैसे करके लोकसभा में बहुमत तो ले आई, सरकार बना ली, लेकिन बहुत बड़ा था। उसकी सीटों में और उसके वोट शेयर में, दोनों में जबरदस्त गिरावट आई। कई बड़े बड़े कांग्रेसी दिग्गज जो अपनी सीट से कभी हारने का सोच भी नहीं सकते थे, वो चुनाव हार गए। ये एक साफ संकेत था कि देश की राजनीतिक हवा अब बदल रही थी। पर लोकसभा तो फिर भी ठीक था। असली भूचाल तो राज्यों में आया। एक दो नहीं, पूरे 9 राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल। सोचिए, इतने बड़े बड़े राज्य हाथ से निकल गए। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि भारत का राजनीतिक नक्शा सिर्फ एक रंग का नहीं, बल्कि कई अलग अलग गैर कांग्रेसी रंगों से भरा हुआ दिख रहा था। तो एक तरफ तो बाहर चुनावी हार का झटका था, लेकिन उससे भी बड़ी एक चुनौती अब पार्टी के अंदर ही सिर उठा रही थी। ये एक जबरदस्त पावर स्ट्रगल थी। एक तरफ थी नई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ थे पार्टी के पुराने धुरंधर और शक्तिशाली नेता। पार्टी के अंदर ये जो शक्तिशाली गुट था ना, इसे सिंडिकेट कहा जाता था। ये कांग्रेस के वो पुराने दिग्गज थे, अ ग्रुप ऑफ किंग मेकर्स, जिनका पूरे पार्टी संगठन पर, मतलब जड़ से लेकर ऊपर तक, पूरा कंट्रोल था। और सबसे दिलचस्प बात जानते क्या है? इन्होंने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाया था।
क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इंदिरा अनुभवीहीन है और वो उनके मार्गदर्शन पर, उनके इशारों पर चलेंगी। इस सिंडिकेट में कौन कौन थे? के कामराज, एस के पाटिल, एस निजलिंगप्पा, ये सब अपने अपने राज्यों के बहुत बड़े और शक्तिशाली नेता थे। ये लोग मिलकर ही असल में पार्टी चला रहे थे। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल स्किल्स को, उनके दांव पेच को बहुत हल्के में ले लिया था। और फिर वो मौका आया जिसने इस अंदरूनी लड़ाई को खुलकर सामने ला दिया। साल था 1969 और मौका था राष्ट्रपति चुनाव का। ये बस एक चुनाव नहीं था, ये इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच सत्ता के लिए एक आर पार की लड़ाई का, एक फाइनल शोडाउन का मैदान बन गया। अब देखिए टकराव कैसे आमने सामने आया। सिंडिकेट ने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया एन संजीव रेड्डी को। इंदिरा गांधी ने क्या किया? उन्होंने जवाब में उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सपोर्ट कर दिया। और फिर उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिससे सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसदों और विधायकों से कहा कि पार्टी विप को भूल जाइए और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दीजिए। और नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी के उम्मीदवार वीवी गिरी जीत गए। ये सिंडिकेट के लिए एक सीधी, करारी और सार्वजनिक हार थी। इस हार से बौखलाकर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल दिया। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को उसकी अपनी ही पार्टी से निकाल दिया गया। और बस इसी के साथ भारत की सबसे पुरानी और महान पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट गई। तो अब देश में दो कांग्रेस पार्टियां थीं। एक थी सिंडिकेट वाली कांग्रेस, जिसे कहा गया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या कांग्रेस ओ, मतलब पुरानी कांग्रेस। और दूसरी थी इंदिरा गांधी की कांग्रेस, जिसे कहा गया कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट या कांग्रेस आर, यानी कि नई कांग्रेस। अब पार्टी से निकाले जाने के बाद कोई भी नेता टूट सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने एक जबरदस्त पलटवार की तैयारी की। एक ऐसी नई स्ट्रैटेजी बनाई जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब आया 1971 का चुनाव। इस चुनाव में क्या हुआ? इंदिरा गांधी के खिलाफ सारी विपक्षी पार्टियां, जिसमें वो सिंडिकेट वाली पुरानी कांग्रेस ओ भी शामिल थीं, सब एक हो गई। उन्होंने ग्रैंड अलायंस यानी एक महागठबंधन बनाया। और इन सब का एजेंडा क्या था? सिर्फ एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। अब विपक्ष का पूरा कैंपेन नेगेटिव था, इंदिरा हटाओ। इसके जवाब में इंदिरा गांधी एक पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल नारा लेकर आईं, गरीबी हटाओ। क्या कमाल का दाव था! उन्होंने इस पूरी लड़ाई को ऐसा मोड़ दे दिया मानो ये अमीर बड़े नेताओं के खिलाफ देश के गरीबों, दलितों और वंचितों की जंग हो। ये सच में एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। और सुनिए, ये सिर्फ एक खोखला नारा नहीं था। इस नारे को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक बड़े और साहसिक फैसले लिए। 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राजा महाराजाओं को जो स्पेशल भत्ता यानी प्रिवी पर्स मिलता था, उसे खत्म कर दिया। भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम शुरू किए। इन कदमों ने जमीन पर असर दिखाया और गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच इंदिरा गांधी की छवि एक मसीहा जैसी बन गई। और फिर आए 1971 के चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि इंदिरा गांधी की स्ट्रैटेजी सुपरहिट हो चुकी थी। उनकी कांग्रेस आर और सहयोगी सीपीआई ने मिलकर कितनी सीटें जीती, अंदाजा लगाइए, 375। ये एक तरफा जबरदस्त जीत थी। और वो ग्रैंड अलायंस जो इंदिरा हटाओ का नारा लगा रहा था, वो सिर्फ 40 सीटों पर सिमट कर रह गया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? द बॉटम लाइन इज दिस: इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का दबदबा तो वापस ला दिया, कांग्रेस को रिस्टोर तो कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में कांग्रेस पूरी तरह बदल चुकी थी। वो पुरानी कांग्रेस एक बड़े छाते की तरह थी, जिसमें हर तरह की विचारधारा और नेताओं के लिए जगह थी। लेकिन ये जो नई कांग्रेस थी, ये पूरी तरह से एक ही चीज पर निर्भर थी, अपने सुप्रीम लीडर यानी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर। सारी ताकत राज्यों के नेताओं से छीनकर केंद्र में एक व्यक्ति के हाथ में आ गई थी। और पार्टी का जो बेस था, वो भी अब कुछ खास सामाजिक समूहों पर टिक गया था: गरीब, दलित, महिलाएं और अल्पसंख्यक। तो कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को दोबारा जिंदा तो कर दिया, लेकिन शायद उसकी आत्मा ही बदल दी। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। एक सुप्रीम लीडर पर टिकी ये नई राजनीतिक संस्कृति, ये नया पॉलिटिकल कल्चर भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर अपना कैसा और कितना गहरा असर डालेगा? ये एक ऐसा सवाल है
जिसका जवाब इतिहास आज भी तलाश रहा है।